दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। सोशियोलॉजी मेजर 8 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज हम लोग समझने वाले हैं कि जनजातियों की संस्कृति एवं सामाजिक विविधताओं की विवेचना करें। जनजातियों की जो संस्कृति है और जो सामाजिक विविधता है उसके बारे में आपको बताना है कि जनजातियों में कई सारी जो संस्कृति है वो अलग अलग हो सकता है, जो समाज है वो अलग अलग हो सकता है। तो उसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन के आंसर को समझिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए जो हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इसको लिख सकें। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सेट कर लीजिए, ताकि हम यहाँ पर जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, सारे सेमेस्टर में सभी विषयों का अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं आज के क्वेश्चन के आंसर को। जनजातियों की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। ये लाइन तो आपको लिखना है। जब आप इस क्वेश्चन के आंसर को शुरुआत करेंगे तो इस तरह से इस लाइन को जरूर लिखिएगा। इस लाइन को लिखने से एग्जामिनर आपको समझता है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, मतलब आपको पता है कि आप क्या लिख रहे हैं। इस लाइन को लिखने से एग्जामिनर नंबर देता है। कहा जा रहा है कि भारत यहाँ केवल भाषा, धर्म और जाति की ही नहीं बल्कि जनजातियों की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ केवल भाषा का, धर्म और जाति का ही नहीं बल्कि जनजातियों की संस्कृति का, उनके सामाजिक विविधताओं का भी बहुत बड़ा भूमिका रहा है। भारत में लगभग 700 से अधिक जनजातियां पाई जाती है और भारत में लगभग 700 भी ज्यादा जनजातियां पाई जाती है। कितना? तो 700 भी ज्यादा, जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते हैं। और सभी जो जनजातीय लोग हैं, जो सभी जो जनजातीय लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन जनजातियों की संस्कृति, जीवन शैली, सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज और परंपराएं एक दूसरे से काफी भिन्न है। और सभी जो जनजाति है उनका जो रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, जो समाज है, ठीक है, जो परंपराएं हैं, जो जीवन जीने का तरीका है, वो एक दूसरे से काफी भिन्न है। इन्हीं भिन्नताओं को जनजातीय सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता कहा जाता है। और इन्हीं भिन्नताओं को क्या कहा जाता है? तो जनजातीय सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता कहा जाता है। विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग, ठीक है। विविधता का मतलब क्या है? तो अलग अलग, एक दूसरे से अलग होना, उसी को विविधता कहा जाता है। आगे हम लोग समझेंगे इन विविधताओं के मुख्य रूप से दो भागों में समझा जा सकता है। और ये जो विविधताएं हैं जनजातियों के, इसको मुख्य रूप से दो भागों में समझा जा सकता है। एक तो हम लोग समझेंगे सामाजिक विविधता के रूप में, और दूसरा हम लोग समझेंगे जो आपका सांस्कृतिक विविधता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो सामाजिक विविधताएं हैं। जनजातियों में जो सामाजिक विविधताएं उसको हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज की सामाजिक संरचना आधुनिक शहरी समाज से भिन्न और विशिष्ट होती है। जो आज का शहरी समाज है उससे जनजातीय समाज की सामाजिक संरचना अलग होता है, ठीक है, अलग होता है और विशिष्ट होता है। इनकी सामाजिक व्यवस्था सरल होने के साथ साथ सामूहिक जीवन पर आधारित होता है। और इनका जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसा होता है? तो सरल होने के साथ साथ, सरल का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम आसान, सरल का मतलब है कि जो आज का जीवन आप लोग देखते हैं, हम आपको पिछले क्वेश्चन में उदाहरण दिए थे कि जैसे आज के जमाने क्या है, तो मॉल बना लिया है लोगों ने, एसी बना लिया है, कूलर बना लिया है, ठीक है, टीवी बना लिया है, फोन बना लिया है, बिजली बना लिया है। तो इन सब चीजों का ये लोग यूज नहीं करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो सरल होने के साथ साथ सामूहिक जीवन पर आधारित होता है। सामूहिक जीवन मतलब यहाँ पर आज आप शहरों में देखेंगे तो एक लोग को दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम भर मतलब। लेकिन वहां पर जो जनजातीय लोग हैं उनको सामूहिक जीवन जीने का काम करते हैं, मतलब वो सामूहिक तरीके से रहते हैं, ठीक है, वही यहाँ पर कहा गया। आगे इसमें कहा जा रहा है, आगे हम लोग इसमें जो सामाजिक विविधताएं उसको समझेंगे। जो पहला इसमें विविधता है वो है पारिवारिक एवं सत्तात्मक संरचना। पारिवारिक एवं सत्तात्मक संरचना कहा जा रहा है कि भारतीय जनजातियों में पारिवारिक व्यवस्था एक सी नहीं है। जो भारतीय जनजाति है उसमें पारिवारिक व्यवस्था जो एक सा नहीं है, सभी परिवारों का व्यवस्था एक जैसा नहीं है, ठीक है। कुछ जनजातियों जैसे कि भील, संथाल और गोंड में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। जो भील जनजाति है, जो संथाल जनजाति है, जो गोंड जनजाति है, वहां पर पितृ सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलता है, जहाँ परिवार का मुखिया पुरुष होता है और वंश पिता के नाम से चलता है। और जो बाकी जनजातियां वहां पर मात्र सत्तात्मक होता है। आगे हम लोग देखते हैं। इसके विपरीत उत्तर पूर्व भारत की खासी और गारो जनजातियों में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था मिलती है। इसके विपरीत ही जो उत्तर पूर्व में रहने वाले जनजातीय लोग हैं, जो खासी और गारो के जनजातीय लोग हैं, वहां पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलता है, जहां संपत्ति मां से पुत्री को मिलती है और महिला को विशेष सम्मान प्राप्त होता है। जो पितृ सत्तात्मक जनजातीय लोग हैं, जो पितृ सत्तात्मक जनजातीय परिवार है, वहां पर पिता के नाम से वंश चलता है और जो संपत्ति है, जो विरासत है, वो पिता के बाद बेटे को मिलता है। लेकिन जो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है उसमें क्या होता है? तो जो संपत्ति है वो माता के बाद फिर बेटी को मिलता है और जो वंश है वो माता के नाम से चलता है, ठीक है। दूसरा जो इसका विशेषता है, दूसरा जो इसका विविधता है, सामाजिक विविधता, वो है गोत्र एवं टोटम व्यवस्था। गोत्र एवं टोटम व्यवस्था, टोटम क्या होता है हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। टोटम क्या होता है? तो जो जनजातीय लोग हैं इनका एक पवित्र चीज होता है, ये कोई चिन्ह हो सकता है, पक्षी हो सकता है, ठीक है,
पशु हो सकता है, कोई वृक्ष हो सकता है, उसको ये लोग टोटम मानते हैं। टोटम का मतलब उसको अपना पूर्वज मानते हैं और खुद को उसका वंशज मानते हैं। और किसी भी हालत में जो भी इनका टोटम होता है वो उसको किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो गोत्र एवं टोटम व्यवस्था क्या होता है इसके बारे में लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज में विभिन्न गोत्रों में विभाजित होता है। जो जनजातीय समाज है वो विभिन्न गोत्रों में विभाजित होता है। प्रत्येक गोत्र का एक टोटम होता है, सभी गोत्रों का एक अलग अलग टोटम होता है। जो कोई पशु, पक्षी, वृक्ष या प्राकृतिक वस्तु हो सकता है। टोटम कोई भी चीज हो सकता है, जैसे पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, वृक्ष हो सकता है, या फिर कोई भी प्राकृतिक वस्तु हो सकता है। टोटम को पवित्र माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। लोग इसको टोटम को पवित्र मानते और उसकी पूजा करते हैं। एक ही टोटम वाले व्यक्ति आपस में भाई बहन माने जाते हैं और उनमें विवाह निषिद्ध होता है। जो एक ही टोटम को मानने वाले परिवार हैं, जो एक ही टोटम को मानने वाले कबीले हैं, वो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं और एक ही टोटम में शादी करना बिल्कुल वर्जित है, निषेध है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो जनजातीय लोग हैं उनकी सामाजिक विविधता को हम लोग समझ रहे हैं। जो जनजातीय लोग उनकी सामाजिक विविधता को हम लोग देख रहे हैं। तीसरा जो इनकी सामाजिक विविधता है वो है युवा गृह। युवा गृह के लिए हम अलग से क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने का बात नहीं, इस पॉइंट को बस आप लोग समझ लीजिए। युवा गृह वाला क्वेश्चन हम अलग से करवाएंगे, डिटेल में करवाएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कई जनजातियों में युवाओं के सामाजिक और नैतिक प्रशिक्षण के लिए युवा गृह की व्यवस्था होती है, जहाँ युवाओं को जनजातीय परंपराएं, अनुशासन, नृत्य, संगीत और सामूहिक जीवन की शिक्षा दी जाती है। जो युवा गृह होता है वहां पर जो युवा लोग हैं, जो युवा होते हैं, उनको क्या है तो जनजातीय परंपराएं सिखाई जाती है, अनुशासन सिखाया जाता है। कैसे एक हॉस्टल की तरह होता है। ठीक है, वहां पर नृत्य, संगीत और सामूहिक जीवन की शिक्षा दी जाती है। किसको? युवाओं को। उदाहरण में देख सकते हैं, जो उराव जनजाति में धुमकुरिया है, उराव जनजाति में धुमकुरिया, और मुड़िया जनजाति में घोटूल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इस तरह की परंपरा को देखा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जो चौथा इनका सामाजिक विविधता है वो है विवाह प्रथाओं में विविधता। विवाह प्रथाओं में विविधता, तो अलग अलग जनजातियों में विवाह का जो प्रथा है वो भी अलग अलग होता है। जनजातीय समाज में विवाह केवल धार्मिक संस्कार नहीं है। कहा जा रहा है कि जो जनजातीय समाज है वहां पर विवाह केवल धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि एक सामाजिक समझौता है। क्या? एक सामाजिक समझौता है। तो विवाह की प्रथाओं में भी इसमें विविधता देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि यहाँ विवाह के कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे सेवा विवाह हो सकता है, विनिमय विवाह हो सकता है, प्रेम विवाह हो सकता है, अपहरण विवाह हो सकता है। ये सारे विवाह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विवाह में समुदाय की स्वीकृति सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जो जनजातीय समाज है उसमें कोई भी समाज हो, जनजातियों का कोई भी जनजाति हो, ठीक है, कोई भी जनजातीय परिवार हो, सभी में समुदाय की स्वीकृति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब तक समुदाय का स्वीकृति नहीं है तब तक विवाह को सफल नहीं माना जाएगा। और हम पहले क्वेश्चन में करवा चुके हैं कि सेवा विवाह क्या होता है, विनिमय विवाह क्या होता है, प्रेम विवाह क्या होता है, अपहरण विवाह क्या होता है। इसके बाद भी कई सारे विवाहों के बारे में हम बता दिए हैं कि जो जनजातीय लोग होते हैं वहां पर जीवन साथी प्राप्त करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में सारी चीज आपको बता चुके हैं। अगला जो विविधता है इनका वो है सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था। सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था, जो जनजातीय लोग हैं वहां पर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था अलग अलग होती है। कहा जा रहा है कि जनजातियों में सामाजिक नियंत्रण के लिए ग्राम सभा या जनजातीय पंचायत होती है। हालांकि अलग अलग व्यवस्था हो सकता है लेकिन जो तरीका है वो एक ही होता है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये संस्थाएं झगड़ों का निपटारा करती है और सामाजिक नियमों का पालन सुनिश्चित करती है। हर एक जनजातियों में कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई मुखिया होता है जो सभी झगड़ों का निपटारा करते हैं, जो सामाजिक नियम उसका पालन सुनिश्चित कराने का काम वो करते हैं। तो यहाँ तक हमने जो भी जनजातियों का सांस्कृतिक विविधता, जो भी जनजातियों का सामाजिक विविधता उसको समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे जनजातियों की सांस्कृतिक विविधताओं को, कि जनजातियों की क्या क्या सांस्कृतिक विविधताएं हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक दृष्टि से जनजातियां अत्यंत समृद्ध होती हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से जनजातियां अत्यंत समृद्ध होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संस्कृति अलग होती है, परंपरा इनमें बहुत अच्छी पाई जाती है। ठीक है, अपनी परंपराओं को ये लोग बहुत मानते हैं, संस्कृति इनमें विविध होती है। शादी करने का तरीका इनका अलग है, रहने का अलग अलग तरीका है, खाने पीने का, पहनने का, सब चीज का तरीका इनका अलग है। इसलिए कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक दृष्टि से जनजातियां अत्यंत समृद्ध होती हैं। उनकी संस्कृति, प्रकृति, परंपरा और सामूहिक जीवन से गहराई से जुड़ी होती है। उनकी जो संस्कृति है वो प्रकृति, परंपरा और सामूहिक जीवन से गहराई से जुड़ा होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो सांस्कृतिक विविधता है जनजातियों में वो क्या क्या है। तो जो पहला सांस्कृतिक विविधता वो है भाषाई विविधता। भाषाओं में विविधता पाया जाता है। कोई भी जो जनजाति है उन सभी जनजातियों का अलग अलग भाषा होता है। ठीक है, तो भाषाई विविधता यहाँ पर पाया जाता है। जो भी जनजाति है उनमें सांस्कृतिक विविधता का जो पहला पॉइंट हम लोग बनाएंगे वो है भाषाई विविधता। कहा जा रहा है कि भारतीय जनजातियां विभिन्न भाषा परिवारों से संबंधित है, प्रमुख भाषा परिवार हैं। भारत में कहा जाता है कम से कम जो मुख्य भाषा परिवार वो 4 हैं, और चारों भाषा परिवारों को हम यहाँ पर लिख के लाए ताकि आप अच्छे से समझ सके, एग्जाम में अच्छे से लिख सके। भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार बोला जाता है। भारत के बारे में बात करें, जो अंडमान निकोबार है वहां पर एक अलग भाषा बोली जाती है, और जो अलग अलग
छोटे छोटे द्वीप है, वहां पर भी कुछ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो उसको छोड़ करके जो मुख्य भाषा है वो 4 भाषा परिवार बोला जाता है। यहाँ पर पहला जो भाषा परिवार भारत में बोला जाता है वह है भारतीय भाषा परिवार। भारतीय भाषा परिवार ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जो भारत के सबसे ज्यादा बड़े हिस्से में इसको बोला जाता है। कहा जा रहा है कि यह सबसे बड़ा परिवार है जो उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में बोला जाता है। इसको बोलते हैं भारतीय या फिर आर्य आर्य भाषा परिवार इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार है, जो साउथ के लोग बोलते हैं। ठीक है, वहां पर इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जो द्रविड़ भाषा परिवार कहलाता है। कहा जा रहा है कि यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इसको क्या बोलते हैं तो द्रविड़ भाषा परिवार कहा जाता है, या फिर जो साउथ में रहने वाले लोग हैं उनको द्रविड़ भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग द्रविड़ भाषा परिवार का इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए। तीसरा जो इसमें समझेंगे हम लोग वो है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो हम लोग बोलते हैं, जो झारखंड में बोला जाता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का हम कह सकते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है वो हम लोग बोलते हैं झारखंडी लोग। ये जो भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, इसे मुंडारी भाषा परिवार भी कहते हैं। इसको मुंडारी भाषा परिवार भी कहते हैं, जो मध्य और पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में संथाली, हो, खड़िया, मुंडारी ऐसी भाषाओं में रूप में प्रचलित है। तो यहाँ पर इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाता है। चौथा हम लोग देखेंगे चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती, ठीक है, चीनी तिब्बती या फिर किरात भाषा परिवार। इसको चीनी तिब्बती मतलब जो उत्तर पूर्वी कह सकते हैं, जो पूर्वी राज्य है भारत का, वहां पर इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कहा जा रहा है कि यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय में बोली जाती है। ये जो तिब्बती चीनी या फिर किरात भाषा परिवार है, ये इन सब राज्यों में बोला जाता है, जिसमें बोडो, खासी, मणिपुरी आदि भाषाएं शामिल हैं। इसमें कई सारे भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, ये क्या है तो पूरा भाषा परिवार है, इसके अंतर्गत कई सारे भाषाएं बोली जाती है। ऐसा नहीं जो चीनी तिब्बती किरात भाषा है इसका मतलब कि ऐसा बोला जाता होगा, इसके अंतर्गत कई सारे भाषा परिवार आते हैं। ठीक है, मतलब ये एक भाषा परिवार है और इसके अंतर्गत कई सारे भाषाएं बोली जाती है। अब हम लोग समझते हैं जो ऑस्ट्रो एशियाटिक है, जैसे कि संथाली या फिर मुंडारी, जो तिब्बती बर्मी है वो नागा या फिर मिजोरम में बोला जाता है। जो द्रविड़ है वो गोंड या फिर उराव जनजाति के लोग बोलते हैं। जो इंडो आर्यन है वो भीली जनजाति के लोग बोलते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि कौन सा भाषा परिवार का इस्तेमाल कौन से जनजाति करते हैं। और ये हमारा क्या है तो जनजातियों का सांस्कृतिक विविधता का पहला रूप है, जो भाषाई विविधता है, भाषाओं का विविधता है। ठीक है, भाषाओं में इनके विविधता पाया जाता है। कहा जा रहा है कि अधिकांश जनजातीय भाषाएं मौखिक परंपरा पर आधारित होती है, और जो अधिकांश जनजातीय भाषाएं हैं वो मौखिक परंपरा पर आधारित होता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको लिख करके सिखाया जाता है, बल्कि लोग जो है बचपन से बोलते बोलते सीख जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि अधिकांश जनजातीय भाषाएं मौखिक परंपरा पर आधारित होता है। मतलब जिस तरह से आप देखते हो अमेरिका में या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज वहां पर अंग्रेजी बोला जाता है या फिर कहीं पर फ्रेंच बोला जा रहा है। अब उतना दूर छोड़े, जो आदिवासी लोग हैं वो क्या लिख करके भाषा सिखाते नहीं सिखाते। जो झारखंडी लोग क्या वो खोरठा लिख करके सिखाते नहीं सिखाते, लेकिन बोलते बोलते क्या तो लोग सीख जाते हैं। उसी को बोलते हैं मौखिक परंपरा। ठीक है, आगे देखते हैं जो जनजातियों में सांस्कृतिक विविधता पाया जाता है वो है धार्मिक विश्वास एवं जीववाद। धार्मिक विश्वास एवं जीववाद। कहा जा रहा है कि अधिकांश जनजातियां प्रकृति पूजक होते हैं। जो अधिकांश जनजाति वो प्रकृति पूजक ही होते हैं। वे मानती हैं कि पहाड़, नदी, वृक्ष और जंगलों में आत्माओं का वास होता है। जंगल में, वृक्षों में, नदियों में, पहाड़ों में क्या है तो आत्माओं का वास होता है। पूर्वज पूजा का भी विशेष महत्व होता है। जो पूर्वज पूजा है, जो उनके पूर्वज है उनका भी पूजा किया जाता है। और धार्मिक जीवन सरल एवं व्यवहारिक होता है। जो पहाड़ है, जो नदी है, जो वृक्ष है, जो जंगल है, उसमें कहा जाता है कि आत्माओं का वास है। जो उनके पूर्वज है वो मर चुके हैं तो उनका आत्माओं का वास वहां पर होता है। ठीक है, जो भूत प्रेत है उनको ये लोग मानते हैं। तो जिनको पूजा करने के रूप में वृक्षों का पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों का पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जंगलों का पूजा करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अधिकांश जो जनजातियां हैं वो प्रकृति पूजक होते हैं और वे मानती हैं कि पहाड़, नदी, वृक्ष और जंगलों में आत्माओं का वास होता है। और पूर्वज पूजा का भी वो लोग विशेष महत्व देते हैं। और धार्मिक जीवन सरल एवं व्यवहारिक होता है। अगर जो इनका सांस्कृतिक विविधता है वो है कला, नृत्य और संगीत। तो कला, नृत्य और संगीत में भी इनको विविधता देखने को मिलता है। जनजातियों में कला, नृत्य और संगीत में भी विविधता देखने को मिलता है। हर जनजाति की अपनी विशिष्ट लोक कला, नृत्य और संगीत होता है। जितनी भी जनजाति है सभी का कुछ न कुछ अपना विशिष्ट लोक कला होता है, नृत्य होता है, संगीत होता है। ये उनकी जीवन शैली, संघर्ष और आनंद को दर्शाते हैं। क्या कहा जा रहा है, ये उनकी जीवन शैली को, कि वो लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या परंपराएं, उसको दर्शाता है। उनके संघर्षों को दर्शाता है और आनंद को दर्शाता है कि किस तरह से वो लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं। उदाहरण समझ सकते हैं जो बस्तर का रेला नृत्य है, बस्तर का रेला नृत्य, असम का बिहू, नागालैंड का हर्नबिल उत्सव। इस तरह से जो अगर अलग अलग क्षेत्र हैं, जो नागालैंड के जनजातीय लोग हैं वो हर्नबिल मनाते होंगे। ठीक है, जो असम के जनजातीय लोग वो बिहू करते होंगे। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग क्या है तो सांस्कृतिक लोक नृत्य हो सकता है,
कला हो सकता है, ये सब कुछ अलग अलग विविधता पाया जा सकता है। अगर जो जनजातीय समुदाय है, जो अगला जनजातीय सांस्कृतिक विविधता वो है भोजन की विविधता। सभी लोग अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, भोजन में इनका विविधता पाया जाता है। जनजातियों का खान पान स्थानीय संसाधनों पर आधारित होता है। जो जनजातीय है उनका खान पान स्थानीय संसाधनों पर आधारित होता है। मतलब जो जनजातीय लोग जहाँ पर निवास करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहां पर जिस तरह का संसाधन पाया जाता है उसी पर आधारित वो लोग खान पान करते हैं। वे कंदमूल, फल फूल, शहद, मांस और वनोपज उपयोग करते हैं। जो वन से उपज होता है उसका उपयोग करते हैं। मांस मतलब शिकार करके खाना खाते हैं, शहद का, फल फूल का, कंद मूल का। ठीक है, कंद मतलब जानते हैं क्या होता है? कंद मतलब होता है शकरकंद। ठीक है, कंद और मूल। कंद का मतलब जो शकरकंद होता है उसको वो लोग खाते हैं। भोजन में सादगी और प्रकृति से जुड़ाव स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए कहा जा रहा है कि भोजन में सादगी और प्रकृति से जुड़ाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगला जो इनमें सांस्कृतिक विविधता पाया जाता है वह वेशभूषा और आभूषण। वेशभूषा और आभूषण में भी इनको विविधता होता है। कहा जा रहा है कि जनजातीय वेशभूषा रंगीन और प्रतीकात्मक होती है। जो जनजातीय वेशभूषा रंगीन और प्रतीकात्मक होते हैं। टेटू मतलब जो गोदना होता है, जो टेटू आज के समय में इसको कहा जाता है, लेकिन उसको बोलते हैं हम लोग गोदना। विशेष आभूषण और पारंपरिक वस्त्र सामाजिक पहचान और स्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। जो विशेष आभूषण होते हैं, जो गोदना या फिर टेटू होता है, जो पारंपरिक वस्त्र होता है, वो सामाजिक पहचान और स्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। इससे कई सारे जनजातियों का पहचान भी किया जा सकता है। तो इस तरह से जनजातियों में भी कई तरह के सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको हमने समझ लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग जरूर देख लेंगे। कहा जा रहा है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय जनजातियां सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत विविध हैं। जो भारत की जनजातियां हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत विविध है। ऐसा नहीं कि जो जनजातीय लोग सारा एक ही संस्कृति को मानते हैं या फिर एक ही समाज की तरह को मानते हैं। इनमें भी कुछ विविधता पाई जाती है। उनकी यह विविधता भारतीय समाज को समृद्ध बनाती है और भारत की बहुलतावादी संस्कृति को मजबूती प्रदान करती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है आपका अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम जो आपको वीडियो दे रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आता है या फिर नहीं आता, आप लोग कमेंट जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो क्लियर आप हमको बताइए कि नहीं समझ में आया, हम फिर से उस क्वेश्चन को करवाएंगे और अच्छे से और डिटेल में करवाएंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। और चैनल पर अगर आप नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम यहाँ पर चैनल पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप अच्छे से हर सेमेस्टर में सभी विषयों की तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि प्लेलिस्ट हम बना दिए, तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। ज़्यादा टाइम आपके एग्जाम में बचा हुआ नहीं, तो अपने दोस्तों को भी इस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।